हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट का यूनिट नंबर 10 देख रहे हैं। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू। ग्लोबल मतलब पूरे ग्लोब में क्या इश्यूज़ हैं इन्वायरमेंट को लेके। तो सबसे पहले हम लोग बायोडाइवर्सिटी के टर्म को समझते हैं। ये होता क्या है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि नंबर्स ऑफ जीन species, individual organism within a given species, and biological communities within a defined geographical area ranging from the smallest ecosystem to the global biosphere। जितने भी स्पेसीज़ होते हैं उसमें जो जीन्स होते हैं, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पॉपुलेशन और कम्युनिटीज़ में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एक जोग्राफिकल एरिया में, जो छोटे इकोसिस्टम से पूरे बायोस्फीयर में फैले हुए हैं। इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म आता है कि क्या इश्यूज़ हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना ही सबसे बड़ा इशू है। कैसे लॉस हो रहा है भाई? तो डिक्लाइन इन द नंबर, उनके नंबर में कमी आ रहा है। उसका जो जीन है उसमें वेरिएबिलिटी आ रहा है, मतलब जेनेटिक वेरिएबिलिटी। वो कैसे होता है? एंड वैराइटीज़ ऑफ स्पेसीज़ एंड द बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ इन ए गिवन एरिया। किसी एरिया में जो नंबर है स्पेसीज़ के वो कम हो रहा है, उसमें वेरिएबिलिटी आ रहे हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पेसीज़ में। ठीक है, कैसे? दिस लॉस इन द वैरायटी ऑफ लाइफ कैन लीड टू ए ब्रेक डाउन इन द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम वेयर डिक्लाइन हैज़ हैपेंड। जिस कारण क्या हो रहा है, इकोसिस्टम में डिक्लाइन हो रहा है, इकोसिस्टम के फंक्शनिंग में डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, कैसे? तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात तो हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का मतलब क्या हो रहा है? मान लीजिए किसी जगह पे जो स्पेसीज रहते हैं वो अपने एरिया में रहते हैं, उनका अपना हैबिटेट होता है। तो ऑर्गेनिज्म दैट वेर वंस लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया और रीजन आर डिस्प्लेस्ड एंड आर फोर्स टू रीलोकेट। वो जिस जगह पे रहते हैं, अपने जीवन व्यापन करते हैं, उस जगह से उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है और फोर्स किया जाता है कि आप अपना जगह ढूंढ लो। ये होता क्या है और कैसे? हैबिटेट लॉस में आइदर बी कॉज्ड बाय नेचुरल इवेंट, या तो प्रकृति के द्वारा होता है। मान लीजिए भूकंप आया, तबाही आया, फ्लड आया, जिसको हम लोग नेचुरल कैलेमिटीज़ कहते हैं, या जियोलॉजिकल इवेंट। ठीक है, या जियोलॉजिकल इवेंट्स, अर्थक्वेक, इस सब के कारण। और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ये ह्यूमन के कारण होता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, ये सब। एंड मैन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, और मनुष्य के द्वारा क्लाइमेट में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट होते हैं पॉल्यूशन। एयर, वाटर, लैंड पॉल्यूशन अपीयर्स टू बी थ्रेट टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये तीनों प्रकार का जो पॉल्यूशन है ये भी स्पेसीज को थ्रेट पहुंचाता है, जिसके कारण उसका बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो जाता है। कुछ प्रकार के पॉल्यूशन है लाइक द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में जो ओजोन लेयर है उसका टूट जाना। ठीक है, however this all only happen when human stop or limit the use of various chemical that contributes to its destruction। ये ह्यूमंस के वेरियस केमिकल्स के यूज़ होने के कारण होता है, जिसके कारण ओजोन डिप्लीशन में प्रॉब्लम आता है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन होता है। तो ये भी ह्यूमंस के एक्टिविटी के कारण होता है। तीसरा होता है इन्वेसिव स्पेसीज। इन्वेसिव स्पेसीज का मतलब नए स्पेसीज का उस जगह पे आ जाना जहाँ पे पहले से ही कुछ स्पेसीज रहते थे। When any new species has successfully colonized the area, they are called invasive ones, which cause major threats to the native species as they often become subjected to great competition for resource, disease and predation। मान लीजिए एक हिरन की प्रजाति है, ठीक है, तो वो वहाँ की नेटिव स्पेसीज है, वो वहीं पर रहती थी। लेकिन वहाँ पे कोई भेड़िया आ जाता है या कोई लोमड़ी आ जाता है जो उन लोग को मारने लगता है खाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है इन्वेसिव स्पेसीज। ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ओवर हार्वेस्टिंग, हम लोग पेड़ ज़्यादा काट रहे हैं, खेती ज़्यादा कर रहे हैं। ओवर फिशिंग, ज़्यादा मछली उत्पादन करना, या ओवर हंटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा जानवर को मारना। तो ये सब ओवर एक्सप्लॉयटेशन में आता है, जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस में उपयोगी साबित होता है। ओवर थ्रेट्स। अब ओवर थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ। मान लीजिए वाइल्ड लाइफ में कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ फैल गया, जैसे इबोला वायरस डिजीज़ फैला, फ्लू,
डज नॉट ओनली अफेक्ट वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ को ही अफेक्ट नहीं पहुंचाता है, ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट पहुंचाता है। अब कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी होता है विच इंक्लूड इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक, कल्चरल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये सभी मिलके बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पहुंचाता है। फिर क्या होता है, ओवर यूज ऑफ नेचुरल पार्क्स एंड वाटर शेड एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड रिक्रिएशनल स्पॉट्स ऑल्सो थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी। मान लीजिए टूरिस्ट आ रहा है, हम लोग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास रिक्रिएशनल स्पॉट्स बनाते हैं, जिसके कारण भी बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स होता है। एक आता है झूम कल्टीवेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड एंड कल्टीवेटेड। ठीक है, उसको पूरा क्लियर्ड कर दिया गया लेकिन फिर से उसको कल्टीवेशन किया गया। द क्लीनिंग इज डन बाय बर्निंग द ट्री, पहले उसको जला दिया गया सो दैट सॉइल इज रिच इन पोटैश एंड अदर मिनरल टू सस्टेन द क्रॉप, जिसके कारण सॉइल जो है वो पोटैश से पूरा भर गया और अदर मिनरल्स भी आ गए, जिससे कारण क्रॉप सस्टेन कर सके। तो झूम का मतलब होता है शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरे जगह। इज़ ए प्रिमिटिव प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन, और ये कहाँ देखा जाता है, स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन ऑफ इंडिया एंड द पीपल इन्वॉल्व इन सच कल्टीवेशंस आर कॉल्ड झूमिया। जैसे कोई होते हैं ब्राह्मण, कोई होते हैं क्षत्रिय, कोई होते हैं राजपूत, वैसे एक झूमिया भी एक ग्रुप होता है, प्रजाति होता है, जैसे आदिमानव ये सब टाइप। वो क्या करते हैं, पहले उस जगह को जला देते हैं, फिर क्रॉप कल्टीवेशन के लिए उस जगह को चेंज करते हैं। अब आते हैं क्लाइमेट चेंज। ये इम्पॉर्टेंट है कि चेंजेस इन एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए गिवन एरिया ऑब्जर्व्ड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। समय समय पे देखा गया है कि वेदर कंडीशन में कुछ चेंजेस आता है। तो ये जो टर्म है क्लाइमेट चेंज वाज यूज्ड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन 1960 रेफर्स टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्लाइमेट में वेरिएबिलिटी आना। ये होता क्या है, जिसमें रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स एंड मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, पहले जितने भी आइस कैप्स थे पोलर वो मेल्ट हो रहे हैं। इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर सच एज ड्रॉट, हेवी रेनफॉल, साइक्लोन, हीट वेव्स, सूखा पड़ना, बहुत बारिश होना, साइक्लोन, ये घूमते घूमते एकदम मतलब जैसे बोलते हैं ना कि तूफान आता है, हीट वेव, गर्म हवा बहना, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण आता है। ठीक है, इसके कॉज क्या हैं? ठीक है, तो नेचुरल कॉज हैं और एंथ्रोपोजेनिक कॉज हैं। नेचुरल कॉज में आते हैं बायोटिक प्रोसेस, ये होते हैं बायोटिक प्रोसेस, वाटर साइकिल हुआ, न्यूट्रिएंट साइकिल हुआ, ग्लेशिएशन इन द पास्ट ऑकर ऑन अर्थ। ठीक है, विद द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड दैट डिप्लीटेड एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहे हैं। ये जो प्रोसेस होते हैं, जैसे वाटर साइकिल होना, न्यूट्रिएंट साइकिल होना या ग्लेशियर का बनना या पिघलना, जिसके कारण क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में डिप्लीट होने लगते हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वेरिएशन इन सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ, मतलब जो सोलर का रेडिएशन पहले कम रहता था आजकल ज़्यादा होने लगा, जो कि धरती पे आने लगा, जिसके कारण भी क्लाइमेट चेंज होने लगे। प्लेट टेक्टोनिक, वॉल्केनिक इरप्शन, वेरिएशन इन अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, चेंजेस इन द अल्बिडो एंड रिफ्लेक्टिविटी ऑफ कॉन्टिनेंट, एटमॉस्फेयर, ओशन, इन सभी में चेंजेस होने लगा है, जो कि प्राकृतिक चेंज होने के कारण। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक, ये सब हम लोग अर्थक्वेक में पढ़ेंगे, ये सब टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक आता है। एंथ्रोपोजेनिक कॉज, ठीक है, ह्यूमन द्वारा, जिसमें क्या क्या कॉजेज आने लगे हैं, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन डिप्लीशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ये सब ह्यूमंस के द्वारा किए गए कामों के कारण होता है। अब हानि क्या पहुंचता है ये देखते हैं। क्लाइमेट चेंज पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे पहला ग्लोबल वार्मिंग होता है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है 0.95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कब से, 1880 से। साइंटिस्ट ऑल्सो हैव ऑब्जर्व दैट स्प्रिंग सीजन नाउ बिगिन अर्ली, स्प्रिंग सीजन जो लेट से आते हैं वो अर्ली होने लगे हैं, एंड लास्ट लॉन्गर कॉजिंग डिसरप्शन इन इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, मतलब ये एग्रीकल्चर, फिशरीज, इन सब के लिए घातक है। सी लेवल राइज एंड ग्लेशियर रिट्रीट, ईच टन ऑफ, मतलब बहुत सारे टन में कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड हो रहे हैं, इज़ नोन टू मेल्ट 32 स्क्वायर फीट ऑफ आर्कटिक आइस, जिसके कारण क्या हो रहा है, 32 स्क्वायर फीट में जो आर्कटिक आइस है वो मेल्ट हो जा रहे हैं। ग्लोबली सी लेवल राइज 8 to 9 इंचेस, 8 से 9 इंचेस तक सी लेवल बढ़ जा रहे हैं, ये 19वीं सेंचुरी से देखा जा रहा है।
आर्कटिक रीजन में जो आइस कैप्स है हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम अर्ली 3 मिलियन स्क्वायर माइल्स टू अब ये 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स में रह गए हैं। जो पहले 3 मिलियन थे आइस कैप्स, वो 2 मिलियन में रह गए हैं। इसके अलावा हिमालयन ग्लेशियर हैव लॉस्ट 21 to 30% ऑफ देयर कवर इन द लास्ट 40 ईयर्स। अदर क्लाइमेट क्या है रिलेटेड डिज़ास्टर, जैसे ड्रॉट होना, फ्लड्स आना, साइक्लोन, हीट वेव, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। 47% of species are reported to have gone extinct due to human induced climate change and many have some under stress। ठीक है, तो ह्यूमन के कारण 47% से ज़्यादा स्पेसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट के कगार पे चले गए हैं और बहुत सारे जो हैं स्ट्रेस में हैं। तो क्लाइमेट चेंज में यही सब इम्पैक्ट होते हैं जो नेचुरल कॉज और एंथ्रोपोजेनिक कॉज के कारण होते हैं। साथ में यही था जो हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ था। तो मैं आपको एकदम नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये टॉपिक शेयर करें। आज हम लोगों ने ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के में बायोडाइवर्सिटी लॉज और क्लाइमेट चेंज के बारे में देखा। तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। और ये आपके यूजीसी इन्वायरमेंटल नेट के अलावा आप जो भी यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं पीएचडी का या अपने पीजी सेमेस्टर एग्ज़ाम जो इन्वायरमेंटल से रिलेट है, उसके लिए भी ये नोट्स बेनिफिशियल है। तो आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।